हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मैं योगेश अग्रवाल एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। एमटीएस 2016 का पेपर हम देख रहे थे। इसमें मैथ के कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं एक पेपर के, दूसरा पेपर हम यहां पे देखने वाले हैं। एक्चुअली क्या पहले ही पेपर में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन्हीं को हम वापस से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उनके कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास थोड़ी बल्कि हो गई थी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आया हूं ताकि फ्रेश तरीके से कर पाएं इस चीज़ को और आप अच्छे से समझ भी पाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हमने 39 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 42 और 43 भी कर चुके हैं। ठीक है, तो 26 से लेकर 39 हम डन हो चुका है क्वेश्चंस, 42 और 43 भी हो चुका है। हमें 40, 41 और 44 से 50 तक क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन किसी तरीके से करते हैं, कुछ किसी तरीके से करते हैं। जो मेरा तरीका है, जो मैं किसी हिसाब से अगर सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा वो हम देखेंगे। चलो, एक चीज समझिए कि जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। और क्या आप ये बोल सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, हाँ या ना। क्लियर है। तो देखिए, एक नॉर्मल सी इक्वेशन बना के चलते हैं। मानते हैं कि जो टोटल टाइम लग रहा है उस आदमी को, वो लग रहा है टी टाइम। ठीक है, और कुछ नहीं मानने की जरूरत है। तो कहने का मतलब यह है कि वो पहली बार में 105 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता हूं, तो स्पीड इनटू टाइम। तो पहली बार में वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। मान लो वो किसी एक्स टाइम की स्पीड से, मतलब एक्स टाइम वो ट्रैवल करने में उसको लेता है। इनिशियल जो टाइम है वो एक्स है। तो 18 इंटू एक्स अगर मैं कर दूं तो 18 किलोमीटर से जो मेरी डिस्टेंस ट्रैवल हुई वो आ जाएगी। प्लस इसके बाद में मेरे को देखना है कि 25 किलोमीटर से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो टी माइनस एक्स। यहां तक समझ में आया भैया। 18 किलोमीटर की स्पीड से वो एक्स टाइम में डिस्टेंस करेगा 18x, और उसके बाद में जो बचा हुआ टाइम है तो x टाइम वो ले चुका है, टोटल टाइम हमारा t है तो t माइनस एक्स, ये 25 करेगा। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर ले रहा है, मतलब 110 किलोमीटर ये ट्रैवल कर ले रहा है। अगर इनकी जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दे, मतलब पहले वो 25 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, दूसरा स्पीड क्या होगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों पर आ रही है, मैं किलोमीटर ही बोल रहा हूं ताकि लंबा ना जाए। अब अगर इन दोनों की डिस्टेंस को मैंने ऐड किया तो उसके द्वारा तय की दूरी को भी मैं ऐड करूंगा, तो पहली जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। कितने टाइम के लिए? एक्स टाइम के लिए, क्योंकि पहला टाइम जो है एक्स है, जो 18 से चल रहा था वो 25 से चलेगा। दूसरा जो टाइम आएगा आपके पास में, वो टाइम क्या आएगा बताइए? 18 प्लस एक्स हो गया आपका। अब इसके बाद में आपके पास जो टाइम आएगा वो आएगा 18 टी माइनस एक्स। यहां तक क्लियर है कि नहीं बताइए? बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका है हमारा। ठीक है, टी इज द टाइम, ओरिजिनल टाइम, ठीक है, जिसके लिए वो उसने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 18x यहां पे प्लस में है, देख रहे हैं, और क्या ये 18 से ये x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा, तो ये 18x कट जाएगा। सेम ये चीज है 25 और ये x जब मल्टीप्लाई में आएंगे तो 25 माइनस का आएगा, और ये प्लस का तो ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? 25t और 18t। मुझे x यहां एलिमिनेट करना था क्योंकि x की मेरे को जरूरत नहीं थी, मेरे को t एलिमिनेट यहां पे नहीं करना है। तो मेरे पास टोटल जो t आया वो 25 प्लस 18। तो देखो 25 और 10 जोड़ोगे तो 35, 8 में से 5 और जोड़ दो तो 40, और 2 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 42 और 1 43। तो टोटल हमारे पास जो टाइम आया वो हमारे पास आ गया 43। 25 43 t। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, अब यहां से टोटल यहां पे कितना आ गया? 225 किलोमीटर से आ गया। तो t की जो वैल्यू आई वो मेरी आई 225 अपॉन 43। ये जो है ये पूरा 5 टाइम में जाएगा, 5 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी महाभारत नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और हमने चुटकियों में सॉल्व कर लिया। बच्चे इसका करने का तरीका एक और भी है जो आपको बुक्स में या दूसरी चीज जगह पे मिलेगा। वो क्या मिलेगा कि आपको इसमें क्या लास्ट में बोला, देखो 5 किलोमीटर इन द सेम टाइम। तो बच्चे लोग क्या करेंगे कि इसको टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेके चलेंगे। ठीक है, और जो डिस्टेंस है उसको टोटल को x मान लेंगे। ठीक है, दूसरे वाले को x माइनस टी या कुछ भी मान के उस तरह से सॉल्व करेंगे, और रेशियो में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इस तरह से रेशियो में कुछ ना कुछ आएगा और रेशियो में कुछ कुछ आके सॉल्व होगा। तो रेशियो को जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा सा टिपिकल बनता है, क्योंकि आपको वहां एलसीएम लेना पड़ता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, इसलिए रेशियो को हमेशा अवॉइड करना
चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। एमटीएस के लेवल का क्वेश्चन नहीं लगता है, बट मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूं कि एमटीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत टफ भी आया करते हैं, जो मेंस लेवल के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 41 क्वेश्चन मार्क कीजिएगा स्टार के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने 10 रुपए में 100 मैंगो खरीदे। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि एक मैंगो की जो कीमत है वो 10 पैसे होगी कि नहीं होगी? देखिए 10 रुपए में 100 खरीदे, तो एक खरीदने के लिए मैं क्या करूंगा, 10/100 करूंगा, ठीक है। कट गया ये, तो कितना आया 1/10। इसका मतलब कोई कितना हो गया 0.1, तो 0.1 पैसा या 10 पैसा इसको मैं बोल सकता हूं। तो मेरे पास अभी क्या निकल के आया कि जो सीपी है वो 10 पैसा है पर मैंगो। यहां तक समझ में आया, पर मैंगो। अब इसके बाद में बोल रहा है कि द रेट पर 100, मतलब वो रेट पूछ रहा है कि 100 जो आम हैं उनको बेचने के लिए मुझे कितना रुपये में बेचना पड़ेगा कि, ठीक है। तो हमें जो रेट निकालनी है फाइनली, जैसे ये 100 रुपए, 100 आम पे 10 रुपए निकाला है, वैसे ही भी 100 आम पे ही मुझे रुपए निकालने हैं। तो इसके लिए उसने क्या कंडीशन दी है कि अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 250 मैंगोस के बराबर उसका क्या होगा, प्रॉफिट होना चाहिए, कि 100 रुपए के आम के ऊपर उसका जो प्रॉफिट है वो 250 आम की सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग आपका आना चाहिए। अब आप समझिए कि अगर मुझे 100 रुपए की चीज बेचनी है, समझिए बात को, 100 रुपए की चीज बेचनी है, तो 10 रुपए की चीज अगर मैंने बेची तो मुझे एक आम बेचा, ठीक है। पर अगर मुझे 100 रुपए की चीज बेचनी है तो क्या मैं इसको 1000 टाइम्स करूंगा? भाई 10 पैसे को 1 रुपया लाने के लिए 100 पैसा करना पड़ेगा, तो 1 जीरो तो उसका आ गया, और 100 नीचे हमें लाना है तो 100 करना पड़ा। तो कहने का मतलब एक आम की जगह मुझे कितने आम बेचने पड़ेंगे, 1000 आम बेचने पड़ेंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों निकाला ये मैंने? क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरा आम के रेशियो में दिया हुआ है, ना कि रुपए में दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि 100 रुपए के अंदर जो बात चल रही है उसके लिए मुझे कितना बेचना पड़ेगा, 1000 आम बेचने पड़ेंगे। तो 1000 आम बेचने के लिए सीधी सी कंडीशन यह होती है कि 1000 जो सेलिंग प्राइस होगा, 1000 आमों का जो सेलिंग प्राइस वो होगा, वो 1000 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर तो होगा ही, उसके अंदर प्रॉफिट भी तो होगा ना। भाई कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा तभी तो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा। तो कितना प्रॉफिट है, 250 एसपी। यहां तक क्लियर है? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 250 मेरा इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 750 एसपी, और इसको 1000 को मैं नीचे ले आऊंगा और एसपी को मैं यहां ले आऊंगा, तो मेरा क्या रेशियो बनेगा, सीपी अपॉन एसपी जो बनेगा वो बनेगा मेरा 750 अपॉन 1000, जो कि मेरा होता है 3/4। अगर मेरा सीपी 3 है तो मेरा एसपी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। पर 100 आम के लिए मेरा सीपी कितना है, 10 रुपए है। तो अगर मेरा सीपी 10 रुपए है और मेरे हिसाब से कितना आ रहा है यहाँ पे, भाई देखो 3 और 4 आना चाहिए। अगर इसको मैं सीपी बोलूं और इसको मैं एसपी बोलूं तो 3 और 4 आना चाहिए, पर क्वेश्चन में 10 दे रखा है, इसका मतलब ये कितना टाइम है, 10/3 टाइम्स है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 10/3 टाइम्स, तो 40/3, जो कि हमारा इक्वल होता है 13 रुपीज के। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज आप देख लीजिए। देखो वापस से मैं एक शॉर्ट तरीके से और बता दे रहा हूं, इसको और तरीके जल्दी कैसे करना है, अगर समझना नहीं है तो जल्दी से हो जाए, समझाने के लिए इतना प्रोसेस है। अगर मैं क्वेश्चन एग्जाम में करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे पता है 100 रुपए की बात चल रही है, 100 रुपए पे 10 बिकते हैं, ठीक है। तो 1000 रुपए पे 10 रुपए में मेरे कितने बिकते हैं, 100 बिकते हैं। तो 100 रुपए में मेरे कितने बिकेंगे, तो 100 रुपए में मेरे कितने आम होने चाहिए, 1000 आम होने चाहिए, ठीक है। अब 1000 आम बेचने हैं तो 1000 एसपी हो गया, ठीक है। उस पे सीपी भी कितना लगेगा, 1000 का लगेगा, ठीक है सीपी, और उसका एसपी प्रॉफिट कितना था, 250 एसपी। इसको सॉल्व करेंगे, सीपी एसपी का रेशियो आ जाएगा, और इस रेशियो की मदद से ये 10 रुपए को मैं पकड़ के चलूंगा तो मेरा एसपी भी निकल के आ जाएगा। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलें, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे वाले जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलो
45 क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो एवरेज मेथड होता है, एक मिक्सचर एलिगेशन होता है। तो मैं यहाँ पे आपको जो मिक्सचर एलिगेशन का मेथड है वो यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। अभी एक चीज देखिए, मिक्सचर एलिगेशन का एक डायग्राम आपको पता होगा, इस तरह का डायग्राम बनता है। यहाँ पे जो आता है वो आता है रेशियो ऑफ थिंग्स, जिसका आप यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे किसको मिला रहा हूँ, डियर्स और डक्स को मिला रहा हूँ, ठीक है। एक जंगल के अंदर 204 टोटल नंबर्स हैं उनका, ठीक है, और टोटल जो हेड काउंट्स हैं, सॉरी लेग काउंट्स है वो 512 है। तो अगर मैं क्या करूं कि 204 के 204 अगर डियर्स हों, अगर 204 के 204 हिरण हों, तो उनके टोटल लेग्स कितने होंगे, 4 टाइम्स, क्योंकि एक लेग एक हिरण के अंदर 4 पैर होते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया, 6, 1 और 8। तो मेरे पास टोटल जो लेग्स आए काउंट वो 816 आया, ठीक है। और अगर ये सारे के सारे आपके डक्स होते, बतख होते, तो कितना होता, 408 हो जाती है लेग्स। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 408। तो मैं एक बार ये मान लिया कि भाई एक बार टोटल मेरा हिरन है और टोटल मेरा डक्स है, तो इतना होगा। पर एक्चुअल में कितना आना चाहिए, तो जो सेंटर वैल्यू है आपकी वो एक्चुअल में कितने लेग्स की है, 512 की है। तो हमें क्या करना है, ना तो 816 रखना है ना 408 रखना है, हमें 512 रखना है। तो मैं 816 और 408 टांगों को किस अनुपात में बांटूं कि मेरी टांगों की संख्या 512 आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको करूंगा, तो 816 में से 512 जब मैं हटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 512 जब मैं हटाऊंगा इसके अंदर आएगा मेरे पास 304, और यहां 408 में से 515 या 515 में से 408 जब हटाऊंगा तो मेरा आएगा 104। इसको जब 2 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आता है 152 और कितना 52, ठीक है। अब देखिए मेरे पास टोटल कितना है 204 है, और यहां पे देखिए 52 अगर ये है 152 ये है इनका रेशियो, तो ये टोटल 204 है। मैं चाहूं तो इसको आगे काट के रेशियो में बना सकता हूं, पर मेरा टोटल यहीं पे 204 हो जा रहा है, तो मैं आगे क्यों करूं। तो अगर ये टोटल 204 है और हमारे क्वेश्चन में भी 204 ही दे रखा है, तो ये 1 टाइम्स है। तो कहने का मतलब जो नंबर ऑफ डियर्स है वो भी 1 टाइम्स 152 होगा, और नंबर ऑफ डक्स जो होगा 152 होगा, और नंबर ऑफ डियर्स कितना हो जाएगा 52। आपको पूछा है हाउ मेनी डियर्स, तो डियर्स कितने हैं 52 है। कैसे, वापस से देख लीजिए, 816 जो था ये मेरा डियर्स का कॉलम था, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो भी डियर्स का आएगा। ये मेरा डक्स का था तो ये भी मेरा कितना आएगा, डक्स का ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज आप बता दीजिए एक बार। क्लियर है एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलें 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और डायरेक्ट सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। 35 बच्चे हैं, ठीक है, और उनका नंबर जो है वो 7 बढ़ा देने पर मैथ्स का खर्चा जो है वो 42 बढ़ जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ये मान लेता हूं कि जो टोटल जो एक्सपेंडिचर है ओरिजिनल वो रुपीज कितना है, x रुपीज है, ठीक है। या आप r भी मान सकते हो, जो आपको मानना है वो मान लो, मैं अभी x मान ले रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा है कि एवरेज जो है वो 1 रुपया कम हो जाता है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो पहली बार में जो एवरेज होगा वो मेरा x/35 होगा, ठीक है। और दूसरी बार में जो एवरेज होगा तो x तो होगा ही होगा, इसमें मेरा कितना रुपया बढ़ जा रहा है, 42 रुपया बढ़ जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 35 और 7, वो क्या है, दैट इज ऑल्सो 42। तो ये करने के बाद में इस एवरेज में से 1 रुपया कम हो जा रहा है, तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा जो कि आ जाएगी मेरी 420। यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा है कि ओरिजिनल टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 420, और बोले बाद में कितना था, तो इसके अंदर प्लस कितना कर दोगे आप 42, जो कि हो जाएगा 462। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे मत करने जाना कि भाई क्वेश्चन में आया कि भाई x पहले मान लिया, ठीक है, उसके बाद में 7 बढ़ाया तो x प्लस 42 कर दिया बच्चों का, ठीक है। ये टोटल आपका खर्चा हो गया, पहले x था, फिर एवरेज की बात करें तो पहले 35 करोगे, फिर इसको 42 करोगे, फिर बोलोगे इसके अंदर तो डिफरेंस है, तो फिर इसका डिफरेंस निकाल के इसको 1 के इक्वल करोगे। तो ये चीज करने के अंदर आपको टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो इसलिए हमें शॉर्टकट में फटाफट इक्वेशन को दिमाग में बना के इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, आगे चले। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका तरीका भी बहुत अच्छा है। देखो बच्चे करते क्या है, बच्चों आपको ये फॉर्मूला पता है कौन सा, कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस r/100 की पावर टाइम। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फॉर्मूला निकल के आता है। पर अगर जब इससे क्वेश्चन करने जाओगी तो ये पावर t है ना, ये बहुत दिक्कत देगी। तो इसके लिए इसका एक नया तरीका निकाला कि भैया जी प्रिंसिपल और अमाउंट की अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल हमारा है 8000 और ये अमाउंट जो है वो है 9261, ठीक है। क्लियर है। अब मैं अगर इसकी बात करें कि इसका 10% पर एनम है, पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, हाँ कि ना। तो 5% को मैं क्या बोलता हूं, 1/20 बोल, एक सेकेंड,
1/20 बोलता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज 20 रुपए है तो वो 21 रुपए हो जाएगी अगले साल। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक तरीका मैं सिखाता हूं हमेशा बच्चों को कि 20 का 21 एक बार हुआ, 20 का 21 अगली बार हुआ, 20 का 21 अगली बार हुआ, मतलब 3 बार अगर मैं करूंगा तो क्या ये 8,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और इसका जब मैं टोटल करूंगा इसका क्यूब तो 9261 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से मुझे ये पता चला कि ये जो प्रोसेस है वो 3 बार हुआ, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो 3 बार लगा, और 3 बार कैसे, हाफ ईयरली लगा, मतलब 3 आधे साल लगाए, मतलब पूरे साल की बात करूं तो 1.5 साल हो गया। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 1.5 साल आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको नहीं पता चलता कि भाई कितनी बार करना है, तो आप एक चीज करो कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। तो इसका मैं क्या कर सकता हूं, क्यूब रूट ही कर सकता हूं ना। अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरा आंसर पूरा पूरा ये स्क्वायर रूट बनेगा नहीं, ये सिर्फ क्यूब रूट बनेगा। तो क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 20 और 21। तो यहां से आपको पता चलेगा कि एक साल में कितना, 1 रुपया। ठीक है, किस पे, 20 रुपए पे, तो 1/20 कितना आ गया, 5%। तो जो मेरा क्यूब रूट है यही मेरा क्या है, टाइम। जो यहां टाइम आप देख रहे थे ना, तो इसको अगर आप इस फॉर्मूले में लगा के चलोगे ना तो थोड़ा दिक्कत आएगी। आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 9261 इक्वल टू पी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पी मल्टीप्लाई में होता है एक्चुअली। ठीक है, वो माइनस भी हो जाता है अगर इंटरेस्ट निकालना है तो पी मल्टीप्लाई में आपको करना है तो 8000। ठीक है, 1 प्लस आर कितना है, 5/100 टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है। तो इसको आप करने जाओगे तो आप खुद देख लो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। स्क्वायर रूट निकालोगे, फिर 500 को सॉल्व करोगे, 5 और 100 को सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और आपको टाइम निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट दे रखा हो और प्रिंसिपल दे रखा हो, तो अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों को साइड में रखें। इनका देख लें कि सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दें पहले। अगर देखो या तो या क्यूब रूट पूरा निकल जाएगा, स्क्वायर रूट पूरा निकल जाएगा, नहीं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये कैंसिल होगा। जैसे इसका 4000 और इसका कितना हो जाएगा, हाफ कर दो, तो हाफ तो यहाँ हो नहीं रहा तो होएगा नहीं यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि 2000 और 2663 ये दे रखा होता है, तो 2000 आपका प्रिंसिपल होता है, अमाउंट 2663 दिया होता है। ठीक है, आपको बोलता है भैया जी अब आप टाइम बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, तो मैं क्या करूंगा, इसका क्यूब रूट तो होता नहीं, स्क्वायर रूट भी नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, इसको काट के देखूंगा तो मेरा 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 मिनट, ये 2 आएगा। ठीक है, 2662, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा, 1331 आ जाएगा। तो मुझे पता है कि ये कितना और ये कितना क्यूब रूट होएगा, तो यहाँ 10 और 11 कितनी बार करा हमने, 3 बार करा, तो आंसर क्या आ गया, 3 ईयर्स। ठीक है, अगर आपको टाइम दे रखा है तो हम यहाँ क्यूब रूट कर देंगे और डायरेक्ट 10 और 11 लेके आएंगे, तो कितने का इंटरेस्ट है, एक का किस पे, 10 पे, 1/10, मतलब इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना हो गया, 10%। तो इस तरह से दोनों तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको टाइम दे रखा है तो हम क्यूब रूट या स्क्वायर रूट करके देख लेंगे, टाइम नहीं दे रखा तो हम यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से उसको सॉल्व करके देख लेंगे। यहां तक क्लियर हो गई बात, तो आगे चलते हैं। चलो इसको हटा देते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, SI CI का वापस से क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक चीज सोचिए, मैं एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं आपको, एक एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर 10% इंटरेस्ट रेट है, इसका मतलब 1/10 है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि कोई प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को देखो, यहां पे 2 साल की बात कर रहे हैं तो मैं 2 साल की बात करूंगा, तो 2 साल इंटरेस्ट लगेगा, पहले साल 1/10 लगेगा, दूसरे साल भी 1/10 लगेगा। तो क्या यहाँ पे P/10 आ जाएगा और यहाँ भी P/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो P/10 आया, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये मेरा होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल पे लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल पे तो बच्चे लगेगा ही लगेगा, साथ में इंटरेस्ट पे भी लगेगा। तो देखो पहले साल में अगर देखूं तो मेरे पास कोई इंटरेस्ट था क्या, नहीं था, तो पहले साल मुझे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा जो कि P/10 है। सिर्फ यही एक कारण है जिसके कारण हम ये बोलते हैं कि जो आपका CI और SI है, इसका जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो हमेशा बराबर होता है, इनका डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, 0 डिफरेंस होता है। अब दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल में देखो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट P/10 है, पर इसका इंटरेस्ट तो नहीं है ना, तो इसका इंटरेस्ट भी कितना लग जाएगा, 1/10। 1/10 लगाओगे तो कितना आ जाएगा, P/100। तो आप एक चीज समझिए कि ये टोटल जो चीज है, ये जो टोटल चीज आई, ये टोटल चीज आपके आई, ये आपका आया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये आया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो एक बात बताइए, इन दोनों में डिफरेंस क्या था, यही तो डिफरेंस था। आई बात समझ में, तो ये मेरा डिफरेंस था, यही मेरा CI और SI का क्या है, डिफरेंस है। तो एक चीज समझिए कि अगर मुझे ये डिफरेंस दे रखा है तो क्या मैं प्रिंसिपल तक पहुंच सकता हूं, जी हाँ, कैसे, देखिए। अब देखिए यहां मैंने P/10 किया, तो क्या मैं P/100 जो है इसके अंदर P/10 करा तो ये आया, तो अगर मैं 10/P कर दूं इसको, समझिएगा बात को, 1 मिनट, ये 1/10 किया ना,
तो इसको 10 टाइम्स कर दूं, मतलब 1/10 किया, मतलब डिवाइड किया, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं इस स्टेज पे आ जाऊंगा? क्या आ गया ना, देखो कितना आ गया, p/10 आ गया, इस स्टेज पे आ गया। अब इस स्टेज से लेकर मुझे ऊपर वाली स्टेज पे पहुंचना है, तो मैंने 1/10 किया था, तो मैं वापस से 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इस पर 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। सेम चीज यहां पे करनी है बच्चे, सेम चीज यहां। तो देखो ये कितना है, 6 4 24, 125, 25/4%। इसको मैं लिख सकता हूं 25/4 इंटू 100। ठीक है, मुझे पता है 25 को 1/4 करते हैं तो 1/16। तो आपका यहां पे क्या हो रहा है, 1/16। तो अगर मैं 2 बार 1/16 करूंगा प्रिंसिपल को, तो मेरे को डिफरेंस निकल के आएगा। देखो यहां पे 1/10 किया मैंने एक बार और 2 बार, तो मेरा क्या आया, CI/SI का डिफरेंस आया। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूँ, 1/16 कर रहा हूँ किसी अमाउंट में, तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, 3 1/8। 3 1/8 का देखो, 8 3 24, 125, तो मतलब ये अमाउंट है 25/8। तो अगर मैंने किसी प्रिंसिपल में 1/16 किया होगा 2 बार, तब जाके मेरा 25/8 आया होगा। तो अगर मैं यहां पे 25/8 के अंदर 1/16 की जगह 16 × 16 कर दूं, तो क्या मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा? यहां से देखिए आ जाएगा। तो ये करके देख लीजिए, 8 2 जा, ठीक है, 16 2 जा 32, 32 × 25। अब बताओ 32 × 25 करने में भी जोर आता है। तो बच्चे एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको, कि अगर किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को क्या कर दो, जस्ट हाफ कर दो और एक जीरो ऐड कर दो। अगर किसी को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 2 बार हाफ कर दो और उसके आगे 2 जीरो ऐड कर दो। जैसे यहां पे मुझसे पूछा है 32 × 25, तो 32 का हाफ 16, 16 का हाफ कितना हो गया, 8। तो मैंने 2 बार हाफ किया, तो मैं यहां 2 जीरो ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा आंसर आ गया 800। तो यहां पे मैंने कुल मिला के 2 चीजें सीखी। क्या चीजें सीखी, वापस से देखेंगे कि अगर आपको CI और SI का डिफरेंस अगर आपको दे रखा है और उससे आपको प्रिंसिपल पे पहुंचना है, तो जो परसेंटेज से जो रेशियो बनता है उसका रिवर्स रेशियो आप लगा दो, नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम उसने काम किया है, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। जैसे 8 24 25/8 मेरे पास डिफरेंस था, ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट थी वो 6 1/4 मतलब 25/4% थी। इसको मैंने क्या बोला, 1/16। तो 1/16 ना करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 16 × 16 कर दूंगा, तो मेरे पास तो जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। फिर मैंने एक चीज आपको और सिखाई, क्या कि 32 × 25 है, तो अगर मेरे को 25 से किसी को मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको पहले एक बार हाफ करूंगा, 16, दोबारा हाफ करूंगा, कितना आया 8, और उतने ही जीरो लगा दूंगा जितने बार मैंने हाफ किया। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है 16 × 16 ये कितनी बार करनी है, ये उतनी बार करनी है जितना आपको एंड टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे मुझे टाइम कितना दे रखा है, 2 साल का, तो मैं 2 बार करूंगा। अगर मेरे को बोल रहा है टाइम 3 साल का है तो मैं 3 बार करूंगा। पर 3 बार के लिए वो थोड़ा सा अलग होता है, उसका कंसेप्ट जब 3 बार आएगा तो उसका थोड़ा कंसेप्ट अलग है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, 3 बार होता है, पर कैसे होता है वो मुझे बताना पड़ेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, DI का सिंपल क्वेश्चन, कि परसेंटेज ऑफ JD मेंबर्स नॉट इलेक्टेड इन UP इलेक्शन। JD मेंबर्स ये रहा, ठीक है, तो टोटल 320 सीट्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था और 20 लोग इसमें जीते। तो नहीं जीते वो कितने, 300, कितने में से, 320 में से। परसेंटेज निकाल लो, आपका परसेंटेज आ जाएगा 93.75%। क्लियर है, ये ऑप्शन आपका बी आ गया। अगली बार पूछता है कि भाई 2 पार्टी ऐसी कौन सी है जो जुड़ के मेजॉरिटी बना देंगी, तो भैया टोटल 425 सीटें हैं, तो इसका हाफ होता है 224.5, मतलब आपको 225 सीटें जीतने के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या आप डायरेक्ट देख पा रहे हो कि 175 175 250 सीटें तो यही हो गई, तो यही 2 होंगी, बीजेपी BSP SP, ये आपका आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। मेरी तरफ से MTS का पहले पेपर का आपका मैथ का पोर्शन कंप्लीट है। कहीं दिक्कत है आप मुझसे पूछिए। नेक्स्ट जो लाऊंगा मैं, एक और पेपर है मेरे पास, उसका भी आपको MTS का ही पेपर है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि MTS का है तो क्या सर मैं CGL के लिए इस चीज को कर सकता हूं या CHSL के लिए कर सकता हूं, नहीं, ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चंस बताए ना, 40, 41, 42 और 43, सॉरी 44 और 45, ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, देखो ये आपका सारी चीजें नहीं सीखने को मिली है। हॉस्टल वाला क्वेश्चन अच्छा था, डियर डक्स वाला अच्छा था, ये 40 41 भी अच्छा था, तो ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये करने लायक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग कवर करेंगे दूसरे पेपर की, और उसका मैथ भी कवर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए MTS के सिर्फ 2 ही पेपर्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा। उसके बाद में अगर आपको MTS के ही चाहिए तो दोबारा से आप मुझे बताइए। ठीक है, इसके बाद में हम CGL और CHSL के कुछ पेपर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन हमें करना होगा उसका। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में सब्सक्राइब और शेयर के लिए बोलिए और कीजिए।